Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Musarrat and you are welcome to my YouTube channel 5Ws of English Literature. If you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, like my video, give your comment and share my video to your fellows. Dear students, आज के लेक्चर में हम अलेक्जेंडर पॉप की लिखी हुई मॉक एपिक पोएम द रेप ऑफ द लॉक के कैंटो 2 को स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम लाइन नंबर 149 से लेकर 200 की ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन देखेंगे. स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू टेक द एक्सप्लेनेशन ऑफ कैंटो 1, then I have given the links in the description box. You can take the explanation of Canto 1 from the links given in the description box. Before starting today's video, let's take a summary of the previous lecture. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि द रेप ऑफ द लॉक की हीरोइन बेलिंडा दिन के 12 बजे उठने के बाद दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लाई हुई ब्यूटी प्रोडक्ट से मेकअप करके तैयार हो चुकी है और इसके बाद कैंटो 2 की लाइन नंबर 149 को स्टार्ट करते हैं. नाउ विद मोर ग्लोरीज इन द इथेरियल प्लेन the sun first rises over the purpled main, then issuing forth the rival of his beams launched on the bosom of the silver Thames. Ethereal plain, ethereal आसमान को कहते हैं और plain मैदान, तो यहाँ पर ethereal plain से मुराद आसमान होगा. The purpled main, mixture of red and blue, पर्पल स्काई यानी करमजी रंग का आसमान. इशूइंग फोर्थ, स्टेप फॉरवर्ड आगे बढ़ना. लॉन्च्ड, टू सेंड फोर्थ, स्टार्टेड शुरू करना. नाउ विद मोर ग्लोरीज, ग्लोरीज शान शौकत, अब और ज़्यादा शान शौकत आबोताब के साथ. इन द इथेरियल प्लेन आसमान में. द सन फर्स्ट राइजेस ओवर द पर्पल मेन, सूरज करमजी कलर के आसमान पर, पर्पल आसमान पर नमूदार हुआ. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि द रेप ऑफ द लॉक की हीरोइन बेलिंडा दिन के 12 बजे सोकर उठी है, उसके बाद उसने मेकअप कर लिया है. तो 12 बजे का वक्त वो होता है जब सूरज आसमान के ऊपर बुलंद होता है. देन इशूइंग फोर्थ, तब आगे बढ़ते हुए. द राइवल ऑफ हिज बीम्स, उसकी किरणें, उसकी किरणों से मुराद यहाँ पर सूरज की किरणें हैं. द राइवल ओपोनेंट, हरीफ को कहते हैं. तो द राइवल ऑफ हिज बीम्स, तो सूरज की किरणों का हरीफ, सूरज की किरणों से मुराद यहाँ पर बेलिंडा है. इन लाइंस में हम अलेक्जेंडर पॉप की स्ट्रेंथ ऑफ पोइट्री को देख सकते हैं कि अलेक्जेंडर पॉप ने अपनी पोएम द रेप ऑफ द लॉक की हीरोइन बेलिंडा की खूबसूरती को बयान करने के लिए, यानी बेलिंडा के साथ मुकाबला करने के लिए उसके मुकाबले में किसको इस्तेमाल किया है? उसने बेलिंडा के मुकाबले में सूरज को इस्तेमाल किया है. द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द यूनिवर्स. उसने कहा है देन इशूइंग फोर्थ, तब आगे बढ़ते हुए. द राइवल ऑफ हिज बीम्स, सूरज की किरणों का हरीफ यानी बेलिंडा ने लॉन्च्ड शुरू किया. ऑन द बॉजम, सीने पर. ऑफ द सिल्वर टेम्स, चांदी जैसे पानी वाले टेम्स, दरिया टेम्स के सीने पर अपना सफ़र शुरू किया. यानी सूरज की हरीफ बेलिंडा, जिसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि वो सूरज को भी मात कर रही है, उसने टेम्स के पानियों में एक कश्ती पर सवार होकर अपना सफ़र शुरू कर दिया. फेयर नेम्स एंड वेल ड्रेस्ड यूथ्स अराउंड हर शोन, बट एवरी आई वॉज फिक्स्ड ऑन हर अलोन. On her white breast a sparkling cross she wore, which Jews might kiss and infidels adore. Fair names, fair खूबसूरत, names दो चीज़ाएँ, खूबसूरत दो चीज़ाएँ. And well dressed youths, और अच्छे लिबास पहने हुए नौजवान. Around her shone, उसके इर्द गिर्द चमक रहे थे, यानी बेलिंडा के इर्द गिर्द खूबसूरत दो चीज़ाएँ और अच्छे कपड़े पहने हुए नौजवान इकट्ठे हो गए. बट एवरी आई वॉज फिक्स्ड ऑन हर अलोन, लेकिन हर आँख सिर्फ
बेलिंडा पर ही फिक्स थी, यानी हर आंख सिर्फ बेलिंडा को ही देख रही थी। स्पार्कलिंग, स्पार्कल करना किस चीज़ को, फ्लैश ऑफ लाइट को कहते हैं। तो यहाँ पर स्पार्कलिंग से मुराद ब्राइट है। इनफिडल्स, नॉन बिलीवर्स, यानी जो किसी पर ईमान नहीं रखते। ऑन हर वाइट ब्रेस्ट, बेलिंडा ने अपने वाइट ब्रेस्ट पर अ स्पार्कलिंग क्रॉस शी वोर, एक खूबसूरत चमकदार क्रॉस पहना हुआ था। विच ज्यूस माइट किस, जो कि बेलिंडा की वजह से इतना खूबसूरत हो गया था कि यहूदी जो कि स्लीप पर ईमान नहीं रखते, लेकिन बेलिंडा के पहनने की वजह से अगर उनका बस चलता तो वो इस क्रॉस को किस कर लेते। एंड इनफिडल्स, और इनफिडल्स नॉन बिलीवर जो किसी चीज़ पर भी ईमान नहीं रखते, अडोर, इसकी वर्शिप करना शुरू कर देते, इसको पूजना शुरू कर देते। और लेकिन ये इबादत इस वजह से नहीं होनी थी कि उन्होंने क्रॉस पर ईमान ले आए थे, बल्कि वो बेलिंडा की खूबसूरती की वजह से इस क्रॉस को पूजना शुरू कर देते, इसकी इबादत करना शुरू कर देते। Adore, to worship. Her lively looks, a sprightly mind disclose, quick as her eyes and as unfixed as those, favors to none, to all she smiles, extends. Oft she rejects, but never once offends. Sprightly, lively, happy, cheerfully, खुशमिजाज। Extends, to stretch out, to spread, फैलाना। Offends, to displease, नाराज करना। Her lively looks, a sprightly mind disclose, उसका जो खुश मिजाज, उसकी खूबसूरती जो थी, इससे ज़ाहिर होता था कि वो एक खुश मिजाज लड़की है। यानी बेलिंडा की खूबसूरती से ज़ाहिर होता था कि उसका दिमाग जो है वो बहुत हैप्पीली है, और वो एक खुश मिजाज दिमाग की मालिक है। क्विक एज हर आइज़, उसका दिमाग इतना ही तेज़ था जितनी उसकी आंखें तेज़ थीं। एंड एज अनफिक्स्ड एज दोज, और उसका दिमाग इसी तरह किसी चीज़ पर टिक नहीं रहा था जिस तरह उसकी आंखें थीं। इससे ज़ाहिर होता था कि वो एक गैर मुतवाज़न दिमाग की लड़की है। फेवर्स टू नन, बेलिंडा अपनी अनायात किसी पर नहीं कर रही थी, किसी की तरफ ख़ास नहीं कर रही थी, बल्कि टू आल शी स्माइल्स एक्सटेंड्स, बल्कि वो अपनी मुस्कुराहट हर एक पर बखेर रही थी। ऑफ्ट शी रिजेक्ट्स, कभी कभी अक्सर किसी को इनकार भी कर देती थी, लेकिन ये इनकार इस तरह करती थी, बट नेवर वंस ऑफेंड्स, कि वो किसी को नाराज़ नहीं करती थी, उसकी वजह से कोई भी डिस्प्लेस नहीं होता था। Bright as the sun, her eyes the gazers strike, and like the sun, she shine on all alike. Yet graceful ease and sweetness wide of pride might hide her faults, if bells had faults to hide. If to her share some female errors fall, look on her face and you will forget them all. द गेजर्स गेज से निकला है, और गेज का मतलब है किस चीज़ को गौर से देखना। तो गेजर्स ऐसे पीपल होंगे हु लुक कीनली, जो किस चीज़ को गौर से देखते हैं, टिकटिकी बांध कर देखते हैं। स्ट्राइक, टू हिट विद, टकराना। वाइड ऑफ, विदाउट, के बगैर। बेल्स, गर्ल्स। एम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ देम। ब्राइट एज द सन, सूरज की तरह चमकदार। हर आइज द गेजर स्ट्राइक, हर आइज यानी बेलिंडा की आंखें, द गेजर स्ट्राइक देखने वालों की आंखों से टकरा रही थीं। एंड लाइक द सन, और सूरज की तरह, शी शाइन ऑन ऑल अलाइक, वो सबके लिए चमक रही थी, यानी वो सबकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। यहाँ पर ब्राइट एज द सन लाइन में अलेक्जेंडर पोप ने पोएटिक टर्म सिमिली को यूज़ किया है। सिमिली एक ऐसी टर्म है जिसमें किसी चीज़ की क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए इसे किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है, और कंपेयर करने के लिए एज और लाइक का वर्ड यूज़ होता है, जैसे कि ब्राइट एज द सन में एज का वर्ड यूज़ हुआ है। अगर हम लाइक की एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम कहेंगे ब्यूटीफुल लाइक द मून। येट ग्रेसफुल इज़,
और बेलिंडा खूबसूरत और पुरवकार मतानत के साथ एंड स्वीटनेस और ऐसी खुश इखलाकी के साथ वाइड ऑफ प्राइड जिसमें तकब्बर नहीं था माइट हाइड हर फॉल्ट्स इस बात ने उसके तमाम फॉल्ट्स उसके एरर उसके नकाइस को छुपा लिया था। इफ़ बेल्स हैड फॉल्ट्स टू हाइड अगर गर्ल्स में ऐसे नकाइस हों जिनको छुपाना पड़ जाए छुपाने के काबिल नकाइस हों तो उनकी जो खुश इखलाकी है उनकी खुश मिजाजी है उनके नकाइस को छुपा लेती है। इफ़ टू हर शेयर सम फीमेल एरर्स फॉल अगर औरतों में कुछ नकाइस हों उनमें कुछ फॉल्ट्स पाए जाएं लुक ऑन हर फेस आप उनके चेहरे की तरफ देखेंगे एंड यू विल फॉरगेट एम ऑल तो और आप उन सब चीज़ों को भूल जाएंगे उन तमाम फॉल्ट्स को भूल जाएंगे। इन दो लाइंस में अलेक्जेंडर पॉप सेटायर के एलिमेंट को यूज़ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि खूबसूरत औरतों के नकाइस उनकी खूबसूरती छुपा लेते हैं और देखने वाले उनके खूबसूरत चेहरों को देखने के बाद उनके नकाइस को भूल जाते हैं। This nymph to the destruction of mankind nourished two locks which graceful hung behind in equal curls and well conspired to deck with shining ringlets the smooth ivory neck nourished to sustain with food परवरिश करना पालना। आइवरी नेक आइवरी हाथी दांत को कहते हैं और ये बहुत वाइट होता है और आइवरी नेक से मुराद वाइट नेक है और यहाँ पर आइवरी नेक से मुराद बेलिंडा की गर्दन है। दिस निम्फ इस दुशीज़ा ने यानी बेलिंडा ने टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड इंसानियत की तबाही के लिए नरिश्ड टू लॉक्स दो जुल्फ़ों की दो लटों की परवरिश की हुई थी विच ग्रेसफुल हंग बिहाइंड जो कि एक पुरवकार मतानत के साथ उसके पीछे लटक रही थीं इन इक्वल कर्ल्स जो कि यकसा जुल्फ़ों की शक्ल में थीं एंड वेल कंस्पायर्ड टू डेक और बेलिंडा ने उनको सजाने के लिए बहुत मेहनत की थी अच्छी तरह से कोशिश की थी विद शाइनिंग रिंगलेट्स द स्मूथ आइवरी नेक और ये दो लटें बेलिंडा की खूबसूरत वाइट गर्दन पर चमकती हुई रिंगलेट्स की शक्ल में लटक रही थीं। Love in these labyrinths his slaves detains and mighty hearts are held in slender chains. Labyrinths maze भूल भुलैया detains to arrest गिरफ्तार करना slender thin and long पतला और लंबा। Love in these labyrinths इन जुल्फ़ों की भूल भुलैयों में his slaves detains उसके गुलाम यानी उसके लवर गिरफ्तार हो जाते हैं एंड माइटी हार्ट्स आर हेल्ड इन स्लेंडर चेन्स और माइटी हार्ट्स और बड़े बड़े अजीम ताकतवर दिल आर हेल्ड इन स्लेंडर चेन्स पतली पतली लंबी लंबी जंजीरों में जकड़े जाते हैं। यहाँ पर पतली और लंबी जंजीरों से मुराद बाल हैं। विद हेयरी स्प्रिंग्स वी द बर्ड्स betray slight lines of hair surprise the finny prey fair tresses man's imperial race ensnare and beauty draws us with a single hair springs snare trap फंदे betray to cheat धोखा देना finny prey ऐसे जानवर जिनके फिन होते हैं तो finny prey से मुराद फिश होगा। ट्रेसिस लॉक ऑफ हेयर बालों के गुच्छे ensnare टू इंट्रैप गिरफ्तार करना अपने जाल में फंसाना। विद हेयरी स्प्रिंग्स बालों से बने हुए फंदों में वी द बर्ड्स betray हम परिंदों को धोखा देते हैं एंड स्लाइट लाइंस ऑफ हेयर और बालों की बारीक बारीक लाइनें सरप्राइज द फिनी प्रे यानी बालों से बने हुए बारीक कांटे मछलियों को हैरान करते हैं यानी वो इन कांटों में फंस जाती हैं। फेयर ट्रेसिस जबकि खूबसूरत औरतों के बाल मैंस इंपीरियल रेस इंसानों की आला नस्लें शाहाना नस्लों को इंस्नेयर अपने दाम में गिरफ्तार कर लेती हैं एंड ब्यूटी ड्राज अस विद अ सिंगल हेयर और खूबसूरती हमें अपनी तरफ एक बाल से खींच लेती है। पहली दो लाइनों में अलेक्जेंडर पो बता रहे हैं कि बालों से बने हुए फंदों में और कांटों से परिंदों को और मछलियों को शिकार किया जाता है।
डियर स्टूडेंट्स, हॉर्स टेल से जो बाल निकलते हैं इनकी मदद से परिंदों को पकड़ने के लिए और मछलियों को शिकार करने के लिए फंदे और कांटे बनाए जाते हैं। इन लाइनों में हम अलेक्जेंडर पोप की रिचनेस ऑफ नॉलेज, उनकी पोइट्री की रिचनेस को भी देख सकते हैं। अलेक्जेंडर पोप एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सारी ज़िंदगी महरूमियों में गुजारी। Being an Orthodox, he was never allowed to enter in a school or college। और इसके अलावा अपनी फ़िज़िकल डिजीज़ की वजह से वो उनकी सोशल लाइफ ना होने के बराबर थे। लेकिन इन लाइनों में हम उनकी नॉलेज का मुजाहरा कर सकते हैं कि उन्होंने औरतों की जुल्फ़ों की तबाहियों को बयान करने के लिए किस तरीके से इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए हमें समझाया है। The adventurous baron, the bright locks admired। He saw, he wished, to the prize aspired to aim at high things। किसी चीज़ को हासिल करने का इरादा करना, ऊंची ऊंची चीज़ों की तरफ ख्वाहिश करना, किसी चीज़ को हासिल करने का पुख्ता इरादा करना। द एडवेंचरस बैरन, मोहमजूब बैरन का अलेक्जेंडर पोप कह रहे हैं कि मोहमजूब बैरन ने द ब्राइट लॉक्स एडमायर्ड, उन लटों की, उन खूबसूरत लटों की तारीफ़ की। ही सा, उसने देखा। ही विश्ड, उसने ख्वाहिश की। एंड टू द प्राइज एस्पायर्ड, और इस प्राइज़ को यानी बेलिंडा की लट को हासिल करने का पुख्ता इरादा किया। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अलेक्जेंडर पोप की मोक एपिक पोएम को द रेप ऑफ द लॉक को एज अ मिरर टू द 18th सेंचुरी भी देख सकते हैं। हम जितना इस पोएम को पढ़ते हैं हमें 18th सेंचुरी के इंग्लिश सोसाइटी के बारे में पता चलता है। जैसे कि कैंटो 1 में हमने देखा कि बेलिंडा, जो कि इस पोएम की हीरोइन है, वो दिन के 12 बजे सोकर उठती है। वो एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और दिन के 12 बजे सोने के बाद उठकर वो शहाना अंदाज में तैयार होने के बाद अपनी मंजिल की तरफ चली जाती है। उसके पास और कोई काम नहीं है, वो बस अपना सारा दिन का वक्त सजने संवरने में गुजारती है। और दूसरी तरफ अलेक्जेंडर पोप कह रहे हैं द एडवेंचरस बैरन, जो बैरन है वो भी एक अमीरज़ादे हैं, 18th सेंचुरी की इंग्लिश सोसाइटी में अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप कह रहे हैं एडवेंचरस बैरन, यानी 18th सेंचुरी के जो नौजवान अमीरज़ादे थे उनके पास एडवेंचर बस यही होता था कि वो किसी औरत के बाल को छीन कर चुरा लें या बालों की लटों को काट लें। तो एक तरह से वो हम 18th सेंचुरी के सोसाइटी के बारे में भी जान रहे हैं कि 18th सेंचुरी के जो अमीरज़ादे थे, इंग्लिश सोसाइटी जो अरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी, उनके पास कोई करने को कोई काम नहीं था और अपने सारा दिन फजूल कामों में गुजारते थे। Resolved to win, he meditates the way, by force to ravish, or by fraud betray. For when success a lover's trial attends, few ask if fraud or force attained his ends। Resolved to wish, ख्वाहिश करना। Meditates, to think, to plan, सोचना, मंसूबा बनाना। Ends, purposes, मकासद। रिजॉल्व टू विन, उसने इरादा किया, उसने ख्वाहिश की कि वो इस चीज़ को हासिल करके रहेगा। ही मेडिटेट्स द वे, बाय फोर्स टू रेविश और बाय फ्रॉड बिट्रे। ही मेडिटेट्स द वे, उसने सोचा कि वो किस तरीके से इसको हासिल करेगा। बाय फोर्स टू रेविश, कि क्या वो ताकत के ज़रिए इसको चुराएगा, रेविश चुराना, और बाय फ्रॉड या फिर वो धोखाधड़ी से, बिट्रे इस चीज़ को धोखा देकर हासिल करेगा, यानी फ्रॉड से इस चीज़ को धोखा देगा। फॉर व्हेन सक्सेस अ लवर्स ट्रायल अटेंड्स, क्योंकि जब एक आशिक की कोशिशें को कामयाबी मिलती है, अटेंड्स मिलना, आशिक की कोशिशें कामयाब होती हैं। फ्यू आस्क, तो बहुत कम लोग पूछते हैं, इफ़ फ्रॉड, कि क्या उसने धोखे से ये चीज़ हासिल की है, और फोर्स या फिर ताकत के ज़रिए हिज एंड्स, अपने मकासद को हासिल किया है। फॉर दिस, इस मकसद के लिए, एयर फीबस रोज, ही हैड इम्प्लोर्ड propitious heaven and every power adored, but chiefly love to love an altar built of 12 vast French romances neatly gilt। Ere, before, पहले, Phoebus, sun। Phoebus ग्रीक मिथोलॉजी में द गॉड सन यानी अपोलो को कहते हैं,
और ग्रीक मिथोलॉजी में जब भी द गॉड इज एसोसिएटेड टू लाइट तो फीबस का वर्ड यूज़ होता है, और इसकी प्रोनाउंसिएशन हम फीबस ही करेंगे, जैसे कि हम फिनिक्स को कहते हैं, फिनिक्स की प्रोनाउंसिएशन करते हैं। फिनिक्स एक इमेजिनरी बर्ड है यानी हमा, और इसके बारे में मशहूर है कि ये जिसके सर पर बैठ जाए उसको ताकत और हुक्मरानी मिल जाती है। इम्प्लोड, टू बैग, दरख्वास्त करना, मांगना। प्रोपिशियस, ग्रेशियस, ताकतवर, अजीम। अडोर्ड, टू वर्शिप, इबादत करना। फ्रेंच रोमांसेस, फ्रेंच बुक्स ऑफ लव अफेयर्स। गिल्ट, गोल्ड पेंट। फॉर दिस, इस मकसद के लिए यानी बेलिंडा की बालों की लट को काटने के लिए, एयर फीबस रोज, इससे पहले कि सूरज निकलता, ही हैड इम्प्लोर्ड, उसने दरख्वास्त की, प्रोपिशियस हेवन, अजीम आसमान की तरफ, अजीम आसमानों के खुदा की तरफ, एंड एवरी पावर और लॉर्ड, और हर उस ताकत की जिसकी वो इबादत करता था उसको उसने उसकी इबादत की। बट चीफली लव टू लव एंड आल्टर बिल्ट, लेकिन ज़्यादातर बुनियादी तौर पर उसने लव टू लव की एक कुर्बानगाह बनाई, ऑफ 12 वास्ट फ्रेंच रोमांसेस, जिसमें 12 फ्रेंच इश्किया दास्तानों से बनी हुई किताबें, नीटली गिल्ट जो कि उसने नहायत उम्दगी से रखी हुई थी, उसकी एक उसने कुर्बानगाह बनाई। There lay 3 garters, half a pair of gloves, and all the trophies of his former loves. With tender-billed dogs he lights the fire, and breathes 3 amorous sighs to raise the fire. Billy dogs, love letter. Fire, a funeral fire, यानी ऐसी आग जो मुर्दे को जलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एमरस, लव अफेयर्स, इश्किया दास्तानें। वहाँ पर 3 तमगे पड़े हुए थे। हाफ अ पेयर ऑफ ग्लव्स, एक दस्ताना पड़ा हुआ था। एंड ऑल द ट्रॉफीज ऑफ हिज फार्मर लव्स, और बैरन की तमाम फार्मर लव्स यानी उसके जो उसने ज़िंदगी में पहले लव किए थे उनकी ट्रॉफीज़ पड़ी हुई थी। विथ टेंडर बिलेड डॉग्स ही लाइट्स द फायर, उसने एक लव लेटर के साथ ही लाइट्स द फायर, उसने इस चिता को, फायर चिता को कहेंगे, उसने इस चिता को हवा दी उसको जलाने के लिए। उसने उसको किसके साथ जलाया? एक लव लेटर के साथ। एंड ब्रीथ्स 3 एमरस साइज टू रेज द फायर, और आग को बढ़ाने के लिए उसने 3 इश्किया आहें भरी। Then prostrate falls and begs with ardent eyes, soon to obtain and long possess the prize. The powers gave ear and granted half his prayer. The rest the winds dispersed in empty air. Prostrate, lying back on the ground, ज़मीन पर उल्टा लेट जाना, ऊंधे मुंह लेट जाना। Ardent, burning, fiery, जोश और जज्बे से भरी हुई आंखें। The price, Belinda's lock of hair. Long, to wish, ख्वाहिश करना। Gave ear, to accept, कबूल करना। Dispersed, to scattered, फैल जाना, बिखर जाना। Then prostrate falls, इसके बाद बैरन ज़मीन पर ऊंधे मुंह लेट गया। एंड बैग्स विद आर्डेंट आइज, और अपनी आँखों के साथ जो कि जज्बे से भरी हुई थी, जिनसे आग निकल रही थी। सोन टू ऑब्टेन, उसने दरख्वास्त की कि वह जल्दी से अपनी ख्वाहिश हासिल कर ले। एंड लॉन्ग पोजेस द प्राइज, और बेलिंडा के बाल को हासिल करने की ख्वाहिश की। द पावर्स गेव एयर, जो आसमानी ताकतें थीं उन्होंने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। एंड ग्रांटेड हाफ हिज प्रेयर, और उसकी आधी दुआ को कबूल किया। द रेस्ट, जबकि उसकी आधी दुआ। द विंड्स डिस्पर्स्ड इन एम्प्टी एयर, जबकि उसकी आधी दुआ के जो अल्फाज थे वो हवा में बिखर गए, हवा के साथ फैल गए। बट नाउ secured the painted vessel glides, the sunbeams trembling on the floating tides, while
melting music steals upon the sky and softened sounds along the water die. The painted vessel, decorated boat, सजी हुई कश्ती। बेलिंडा एक ऐसी कश्ती में बैठी थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से सजी हुई थी। Glides, to flow gently, पानी पर आराम से नरमी से तैरना। Trembling, कांपना। The floating tides, the Thames, दरिया टेम्स। Melting music, टची म्यूजिक जो दिल को छू लेता है। But now secure, the painted vessel glides, लेकिन अब बेलिंडा बहुत हिफाजत से सजी हुई कश्ती पर पानी पर जा रही थी। एंड द सनबीम्स, और सूरज की किरणें ट्रेम्बलिंग ऑन द फ्लोटिंग टाइड्स, और रिवर टेम्स के पानी पर सूरज की किरणें कांप रही थी, यानी पानी इतने खूबसूरत तरीके से चल रहा था और सूरज की किरणें उस पर कांपते हुए पड़ रही थी। वाइल मेल्टिंग म्यूज़िक, और जब दिलों को पिघला देने वाला म्यूज़िक स्टील्स अपॉन द स्काई, आसमान की तरफ बुलंद हो रहा था। स्टील अपॉन, इसका मतलब राइज अप होना है, किस चीज़ की तरफ बुलंद होना है। एंड सॉफ्टेंड साउंड्स अलॉन्ग द वाटर डाई, और नरम आवाज़ें पानी के शोर में गुम हो रही थी। स्टील्स अपॉन, टू राइज अबव, किस चीज़ की तरफ ऊपर उठना। स्मूथ फ्लो द वेव्स, और the zephyrs gently play. Belinda smiled and all the world was gay. The zephyrs, the west wind, gay, happy. Smooth flow the waves, जो लहरें थी वो बहुत नरम तरीके से, हमवार तरीके से बह रही थीं। The zephyrs gently play, और इन लहरों पर मगरबी हवा, मगरब से आने वाली हवा खूबसूरत तरीके से नरमी से चल रही थी। और बेलिंडा स्माइल्ड, और बेलिंडा मुस्कुराई। एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, उसके मुस्कुराने के साथ तमाम दुनिया खुश हो गई, हैप्पी हो गई। स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई लेक्चर, प्लीज़ शेयर माई वीडियो, गिव अ थम्स अप एंड गिव योर कमेंट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।